हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 11वां पाठ जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा का परिचय, उनके संस्मरण जिसमें उन्होंने अपनी सहेली दोस्त सुभद्रा कुमारी चौहान की यादें साझा की थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। बड़ी होने पर इन दोनों ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति से सुख पाया। ईर्ष्या की मलिनता इनकी मैत्री को मलिन नहीं कर पाई। तो आइए पाठ में आगे देखते हैं। घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन में कैसे संयम रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है, यानी कि आश्चर्य होता है कि ये कैसे तालमेल बैलेंस ऐसा बनाती है। कारागार में जो संपन्न परिवार की सत्याग्रही माताएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितना मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका, तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी, जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल का सफ़ेद पानी देकर बहलाना पड़ा था। द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को चावल का घोल देकर, यानी कि पानी देकर बहलाया था। चावल का घोल पानी जो रहता है वो सफ़ेद ही दिखाई, दूध के जैसा ही दिखाई देता है, और वही उन्होंने अपने बालक को पिलाया था। पर इन परीक्षाओं से उनका मन कभी नहीं हारा। न उन्होंने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। उनके मानसिक जगत में हिंसा की ग्रंथि के लिए कभी अवकाश नहीं रहा। यानी कि इतनी परिस्थितियां कमज़ोर होने पर भी वह खुद को छोटा महसूस नहीं करती थी और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती थी। घर से बाहर बैठकर वे कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से गोबर के कंडे पाती थी। घर के भीतर तन्मयता से आंगन लिपती थी, बर्तन मांजती थी। यानी कि जिस तरह से वो कविताएं लिखती थी, जिन हाथों से, जिन कोमल हाथों से वो कविताएं साहित्य की रचना करती थी, उन्हीं हाथों से वो अपने घर में लेपती थी, अपने घर को लेपती भी थी। सुभद्रा जी के अध्ययन का क्रम असमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा तो नहीं मिल सकी, पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वदा निजी विशेषता दे दी। बच्चों, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जो अनुभव की पढ़ाई होती है वो बहुत ही किसी सर्टिफिकेट से या किसी डिग्री से कम नहीं होती। पर हम अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा है उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वदा निजी विशेषता दे दी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकारा नहीं कि जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वहाँ वर्ग की योग्यता तोली जा सकती है। यानी कि हम जिस जात में, जिस धर्म में पैदा हुए, उसी धर्म का लड़का, उससे ही उनकी बेटी की शादी वो करके देने वाली ऐसे विचारों की वे नहीं थी। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मुख भाव से पालन करते आ रहे थे, उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? प्राचीन काल में, स्वतंत्रता पूर्व काल में बच्चों का, लड़कियों का 9-10 साल में ही विवाह कर दिया जाता था और कन्यादान करने की प्रथा होती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान को यह कतई मंजूर नहीं था।
कि वह अपनी लड़की का कन्यादान करे, क्योंकि मनुष्य का कोई दान नहीं कर सकता। क्या वो कोई वस्तु थोड़ी है कि उसका दान किया जाए? ऐसी उनकी प्रगल्भ विचारधारा थी। उस समय तक क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेंगी? उस समय तक किसी और ने, विशेषतः किसी स्त्री ने ऐसी विचित्र और परंपरा के विरुद्ध बात नहीं कही थी। यानी कि उनके काल में ऐसे विचार, ऐसे धारणा वाली कोई भी औरत नहीं थी, कोई भी साहित्यिक तब निर्माण नहीं हुआ था। ऐसे उनके प्रगल्भ और आधुनिक विचार थे। 7वीं और 5वीं कक्षा की छात्राओं के सख्य को सुभद्रा जी के सरल स्नेह ने ऐसी अमिट लक्ष्मण रेखा से घेरकर सुरक्षित रखा कि समय उस पर कोई रेखा नहीं खींच सका। यानी इन दोनों में उम्र का तो फासला था ही, लेकिन इसमें ज़रा सा भी फर्क नहीं आया। भले ही वो शादी हो गई हो, उनके बच्चे भी हो, क्यों ना हो गए हो, लेकिन इनकी मित्रता में कोई भी फर्क, कमी नहीं आई। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण मैं अनायास ही सबकी देखरेख और चिंता की अधिकारिणी बन गई थी। महादेवी वर्मा यहाँ पे अपने बारे में कहती है कि महादेवी वर्मा घर में सबसे बड़ी थी और सबसे वो अधिकार से बातें करती थी। परिवार में जो मुझसे बड़े थे उन्होंने भी मुझे ब्रह्मसूत्र की मोटी पोथी में आंखें गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिधि से बाहर समझ लिया था। पर केवल सुभद्रा पर न मेरी मोटी पोतियों का प्रभाव पड़ा, न मेरी समझदारी का। यानी कि सुभद्रा एक ऐसी उनकी दोस्त थी जो उनके अधिकार में न रहकर उनके साथ मिली जुली, यानी कि सहचरनी के जैसा रहती थी। अपने व्यक्तिगत संबंधों में हम कभी कौतूहली बाल भाव से मुक्त नहीं हो सके। यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों नहीं होता है, ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे उनके कौतूहली भाव दोनों के भी थे। सुभद्रा जी के मेरे घर आने पर भक्तिन तक मुझ पर रौब जमाने लगती। क्लास में पहुंचकर वह आगमन की सूचना इतने ऊंचे स्वर में इस प्रकार देती कि मेरी स्थिति ही विचित्र हो जाती। सुभद्रा जब भी महादेवी वर्मा के घर आती तो वहाँ पे जो भक्तिन, यानी कि घर में काम करने वाली औरत होती है, उसे महादेवी वर्मा भक्तिन कहते थे। तो वहाँ भी ऐसा रौब जमाने लगती। और जब महादेवी वर्मा क्लास में पढ़ने जाती थी तो उन्हें भी रौब से आवाज़ देती थी। सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था, न उसके कथन की उपेक्षा करना। हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चे बहुत सारी हलचल मचाते हैं, तो उस समय हम छोटे बच्चों को क्या डांटते हैं? क्या नहीं। जब मेहमान घर के बाहर जाते हैं तब हम उनके बाद हम बच्चों को समझाते कि आपको ऐसा बड़ों के सामने नहीं करना चाहिए था, मेहमानों के सामने नहीं करना चाहिए था। उनके मेहमानों के सामने हम बच्चों को कभी डांटते ही नहीं। उसी तरह से सुभद्रा जी भी अपने घर में काम करने वाली भक्तिन को भी सुभद्रा जी के सामने नहीं डांटती थी। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानुमति का पिटारा खोले बैठी है और उसमें से अद्भुत वस्तुएं निकाल रही है। जब सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से मिलने आती है तो बहुत सारी चीज़ें वह उनके लिए लेकर आती है। जिस तरह से कोई पिटारे में बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, उसी तरह से वह बहुत सारी चीज़ें उनको उपहार के स्वरूप लाती थी। छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियाँ, मिर्च का अचार, बासी पूरी, पेड़े, रंगीन चकला, चुटीली नीली सुनहरी चूड़ियाँ आदि सब कुछ मेरे लिए आया है। इस पर कौन विश्वास करेगा, पर वह आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही आता था। यानी कि हम सोचते हैं कि उपहार ऐसे थोड़े ही होते हैं, लेकिन जो आत्मीयता होती है वह उसमें जो अपनी सहेली को पसंद की चीज़ें होती है वही हम लेकर जाते हैं। जिस तरह कृष्ण भगवान को उनके गरीब मित्र ने, सुदामा ने, उनकी पसंद के पोहे लेके गए थे, तब उन्होंने
वह उपहार कितनी आत्मीयता से स्वीकार किया था, उसी तरह से महादेवी वर्मा ने भी सुभद्रा कुमारी का ये उपहार आत्मीयता के साथ स्वीकार करती थी। बड़े ही प्रेम से वह ये उपहार स्वीकार करती थी। ऐसे ही अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में आते जाते प्रयाग स्टेशन पर उतर नहीं पाती थी और मुझे स्टेशन जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था। अब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद वह जब अलग अलग राज्य में रहने लगी थी तो उनकी मुलाकात हो पाना लगभग असंभव ही था। लेकिन जब वह प्रयाग स्टेशन में आती थी तो वहाँ उनसे मिलने स्टेशन पर चली जाती थी। ऐसे कुछ क्षणों की भेंट में ही मैं भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियाँ होती ही रहती थी। वे अपने थैले से 2 चमकीली चूड़ियाँ निकालकर हंसती हुई पूछती, पसंद है? मैंने 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए खरीदी थी। तुम पहनने में तोड़ डालोगी, लाओ अपना हाथ, मैं पहना देती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा को कहती है कि जब मैंने मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदी तो तुम्हारे लिए भी मैं खरीदना नहीं भूली। ऐसी उनकी मित्रता थी, ऐसी उनकी दोस्ती थी। पहन लेने पर वह बच्चों के समान प्रसन्न उठती थी, यानी कि जब भी वो उनका उपहार पाते ही वह बच्चों के समान प्रसन्न होती थी। हम दोनों जब एक साथ रहती थी तब बात 1 मिनट और हंसी 5 मिनट का अनुपात रहता था। जिस तरह से हम अपने सहेली, दोस्त, मित्र के साथ अपना वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद बहुत सारी बातें होती है और बातें होते होते हम ज़्यादातर किसी भी बात पे हमारे हंसने ही लगते हैं। उसी तरह से महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की जब मुलाकात होती थी तो बातें कम और हंसती ही ज़्यादा रहती थी। इसी से प्राय किसी सभा से समिति में जाने से पहले हम हंसने का निश्चय करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर बिना देखे गंभीर भाव से बैठे रहने की प्रतिज्ञा करके भी वहां पहुंचते ही एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के कौतूहली मन को आकर्षित कर लेता और मुझे दिखाने के लिए वे चकोटी तक काटने से नहीं चूकती। तब हमारी शोभा सुरम्यता की जो स्थिति हो जाती उसका अनुमान सहज ही है। यानी कि दोनों ही जन बहुत बड़े साहित्यिक थे और किसी साहित्य सम्मेलन में अपनी काव्य रचनाएं पढ़ने जब जाती थी तब वो पहले ही निश्चय कर लेती थी कि वहाँ पे जाने के बाद हम एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे और देखने के बाद हम हंसेंगे भी नहीं साहित्य सभा में। लेकिन सुभद्रा कुमारी बहुत ही मनचली थी। वह क्या करती थी कि मन ही मन हंस देती थी और महादेवी वर्मा को ऐसी चकोटी यानी कि चिमटियाँ लेती थी। तो वहाँ महादेवी वर्मा ना तो हंस पाती थी ना तो कुछ बोल भी पाती थी, ऐसी उनकी अवस्था होती थी। अनेक कवि सम्मेलनों में हमने साथ भाग लिया था, पर जिस दिन मैंने अपने न जाने का निश्चय और उसका औचित्य उन्हें बता दिया, उस दिन से अंत तक कभी उन्होंने मेरे निश्चय के विरुद्ध आग्रह नहीं किया। यानी कि उन्होंने दोनों ने ही काव्य सम्मेलन में, साहित्य सम्मेलन में साथ में भाग लिया, लेकिन महादेवी वर्मा को लगा कि अभी मुझे साहित्य सम्मेलन में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठकर ही मैं अपना साहित्य प्रकाशित कर सकती हूँ। शायद उनको इतनी प्रसिद्धि भी तब तक मिल चुकी होंगी, इसीलिए उन्होंने साहित्य सम्मेलन में जाने का न जाने का निर्णय ले लिया। लेकिन इस निर्णय का सुभद्रा कुमारी चौहान ने कभी अनादर नहीं किया। इसी तरह की मित्रता होती है, इसी तरह की दोस्ती होती है, जो अपने दोस्त का जो विचार है उनका आदर करना, उसका रिस्पेक्ट करना और उसे बढ़ावा देना, यही मित्रता कहलाती है। आर्थिक स्थितियाँ उन्हें ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थी। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए जो साहित्य सम्मेलन में जाकर मानधन मिलता था उससे उनकी घर का गुजारा में मदद हो जाती थी। तो वहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने साहित्य सम्मेलन में जाना बंद नहीं किया, परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वे कह देती थी, मैं तो विवशता से जा रही हूँ, पर महादेवी नहीं जाएगी। वसंत पंचमी को पुष्पा
भरन धरती की छवि आंखों में भरकर सुभद्रा ने विदा ली। यानी कि वसंत पंचमी को सुभद्रा जी का देहांत हो गया। तो इस तरह से महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी के बचपन से लेकर मृत्यु तक उनकी उनके साथ बिताए गए पल यहाँ संस्मरण के तौर पर हमें बताए हैं। आशा है ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।